पहले अभी हमने पढ़ी गुणनफल विधि। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे औसत भुगतान तिथि विधि। ये भी आहरण पर ब्याज निकालने की एक विधि है। इसके अंतर्गत कुल आहरित राशि की गणना की जाती पर ब्याज की गणना की जाती है। गुणनफल पद्धति की तरह आहरण की प्रत्येक राशि में आहरण की अवधि का गुणा किया जाता है। इसके बाद औसत माह या औसत दिनों को ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र देखिए आप, एवरेज मंथ या दिन जो भी आपको निकालना है तो वो आप यहाँ लिख देंगे। एवरेज मंथ आर डेज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, मतलब टोटल गुणनफल, और टोटल ड्राइंग जो उसके कुल आहरण हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, अगर महीनों के आधार पर आप निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 100 इंटू 12 और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप एवरेज दिनों के, औसत दिनों के आधार पर निकाल रहे हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज डेज, मंथ की जगह बस डेज आ जाएंगे आपके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 365। इसमें हमने 12 लिया था, इसमें 365 आ जाएगा। ये है मंथ्स के आधार पर और ये है दिनों के आधार पर। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि मंथ्स और डेज का। तो यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 365 आएगा, यहाँ मंथ आएंगे और यहाँ पर डेज आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगली है हमारी साधारण विधि। साधारण विधि जिसमें जो आहरण की राशि दी गई है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रत्येक ब्याज से संबंधित अवधि के लिए निकाला जाता है और इस प्रकार कुल ब्याज निकाला जाता है। इसमें फार्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन में 100 इंटू 12, ये इसका फार्मूला होता है। अब जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दिया है वो आप यहाँ पुट कर देंगे, रेट को यहाँ पुट कर देंगे। सपोज 6 महीने के लिए है तो 6 महीने 6 यहाँ लिख देंगे, 100। सपोज कि इसने 10,000 का ड्राइंग किया तो 10,000 में 6% इंटरेस्ट देना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है 6 मंथ के लिए निकालना है तो इंटू 6 अपॉन में 100 इंटू 12 कर देंगे हम। ये 0 से ये 2 0 को कैंसिल किया, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। इस तरह से आप टोटल 300 का इंटरेस्ट पे कर देंगे उसको। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आहरण पर ब्याज देते समय हमको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, ये देखिए, यदि आहरण पर ब्याज की राशि प्रश्न में दी हो तो ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन में पहले से ही हमको दिया गया है तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको खाली वैल्यू उठाकर अकाउंट में ऐसी की ऐसी लिख देना है। स्पष्ट निर्देश के अभाव में ब्याज की गणना किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने कोई पर्टिकुलर विधि के बारे में नहीं बोला है कि आप गुणनफल विधि से निकालिए, औसत लाभ विधि से निकालिए, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी मर्जी से उसको किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द न लिखा हो तो समय तत्व अर्थात आहरण की तिथि और माह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कब ध्यान नहीं दिया जाएगा? जब प्रतिवर्ष पर एनम शब्द ना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे साल का ब्याज देंगे। यदि साझेदार के द्वारा प्रति माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता है तो 6.5 महीने के लिए ब्याज की गणना की जाएगी। यदि साझेदार द्वारा प्रति माह के अंतिम दिन आहरण किया गया है तो कुल आहरण पर 5.5 महीने के लिए ब्याज की गणना की जाएगी। और यदि आहरण की तिथि का उल्लेख ही नहीं है या आहरण के मध्य में किया जाता है, कब किया जाता है, या तो 2 कंडीशन है इसकी, या तो तारीख नहीं दे रखी है उसने कि किस डेट में उसने निकाला है, और या फिर महीने के बीच में निकाला है, मध्य में मतलब बीच में निकाला है, तो हम 6 महीने के ब्याज की गणना करेंगे। आगे आपको समझ में कि यदि
साझेदार द्वारा प्रथम दिन आहरण किया है तो आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना है। यदि प्रति माह के अंतिम दिन आहरण किया है तो 5.5 महीने का, और यदि बीच में किया है तो आपको 6 महीने का 6 महीने का ब्याज देना है। साझेदार को लाभ की गारंटी की का या आश्वासन। अब साझेदार को लाभ की गारंटी कब दी जाती है और क्यों दी जाती है, किन दशाओं में दी जाती है? जब भी साझेदारी फर्म में कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए फर्म में साझेदार बना लिया जाता है और उसे यह आश्वासन दिया जाता है कि एक निश्चित राशि उसको लाभ के रूप में प्राप्त होती रहेगी। मतलब जो वेतन उसको एज ए एम्प्लॉय, एज ए कर्मचारी उसको जो वेतन दिया जाता है उससे ज़्यादा ही उसको मिलेगा, उससे कम उसको नहीं मिलेगा। साझेदारी व्यवसाय में फर्म के किसी योग्य कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को साझेदार बनाते समय एक निश्चित राशि तक लाभ मिलने की गारंटी या आश्वासन दिया जाता है। यदि ऐसे साझेदार को गारंटी की राशि से कम लाभ मिलता है तो अंतर की राशि गारंटी देने वाला एक भी हो सकता है साझेदार या सभी साझेदार भी हो सकते हैं, वो उसको संयुक्त रूप से वहन करते हैं। यह भी अनुबंध किया जा सकता है कि भविष्य में जब नए साझेदार को इस गारंटी की न्यूनतम राशि से अधिक राशि प्राप्त होगी तो वह गारंटी देने वाले साझेदार द्वारा वहन की गई कमी की पूर्ति अपने आधिक्य से कर देगा। इसके अलावा यदि कोई साझेदार फर्म के लिए किसी निश्चित न्यूनतम आय अर्जित करने की गारंटी भी दे सकता है। लेखांकन के उस उद्देश्य में निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला, गारंटी प्राप्त साझेदार के वास्तविक हिस्से की गणना की जाएगी कि वास्तव में उसको कितना लाभ मिल रहा है। फिर सेकंड पोजीशन पे वास्तविक लाभ एवं गारंटी वाले लाभ की तुलना की जाएगी, मतलब दोनों की अंतर की राशि निकाली जाएगी कि जो गारंटी दी गई है उसमें और उसको जो वास्तव में मिल रहा है दोनों में कितना अंतर है। यदि वास्तविक लाभ अधिक है तो फिर गारंटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने सी को पार्टनर बनाया है और सी को गारंटी दी है कि उसको 10,000 रुपये लाभ में मिलेंगे, मतलब 10,000 से कम उसको नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए कि किसी वर्ष साझेदारी फर्म को लाभ होता है तो उस लाभ में से इसका हिस्सा बनता है 8,000। वास्तविक लाभ इसका कितना बन रहा है? 8,000। ऐसी दशा में 10,000 इसको मिलना चाहिए। गारंटी कितने की मिली इसको? 10,000 की, लेकिन वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है उसको? 8,000। तो 2,000 रुपये जो कम मिल रहे हैं वो शेष बचे जो साझेदार हैं वो उसको पूरा करेंगे। एक तो कंडीशन ये हो गई। अब मान लीजिए कि फर्म को अधिक लाभ हो गया और इसके हिसाब से हमने इसका कैलकुलेशन किया तो इसको वास्तविक लाभ के रूप में 12,000 रुपये मिल रहे हैं। फर्म के वास्तविक लाभ के रूप में इसको कितने मिल रहे हैं? 12,000 रुपये। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो 10,000 रुपये वाली गारंटी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उसको 12,000 जो वास्तविक लाभ उसका बनता है वही उसको दिया जाएगा। यदि वास्तविक लाभ गारंटी की राशि से कम है तो अंतर की राशि निकाली जाएगी, जैसी अभी हमने निकाली है। यह अंतर की राशि गारंटी देने वाले साझेदार या साझेदारों के द्वारा वहन की जाएगी। गारंटी देने वाला एक पर्टिकुलर कोई साझेदार भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो ये था लाभ की गारंटी के संबंध में जो साझेदारों के द्वारा किसी नए साझेदार को या नए कर्मचारी को साझेदार बनाते समय दी जाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है साझेदारी के बंद खातों का समायोजन। कभी कभी साझेदारी के खाते बना लेने के बाद, पूरे अकाउंट क्लोज करने के बाद ये पता लगता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या गलतियां हो गई? जैसे पूंजी पर ब्याज देना था, नहीं दिया गया, या ब्याज नहीं देना था और दे दिया गया। दोनों कंडीशन हो सकती है।
आहरण पर ब्याज का लेखा करना भूल गए, या किसी साझेदार को वेतन देना भूल गए, या वेतन की राशि कम या ज़्यादा दे दी गई है। तो ये कुछ भूलें हैं जो साझेदारी के खाते बना लेने के बाद जब साझेदारों को पता चलती है तो उसका कैसे लेखा किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जब साझेदारी फॉर्म के खाते बंद करने के बाद ये पता चलता है कि कुछ लेके लिखने से रह गए हैं या कुछ अशुद्ध लिख दिया, अशुद्ध मतलब उनमें कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उन खातों में परिवर्तन करने के स्थान पर सुधार के लेखे किए जाना चाहिए, जिसके कारण अशुद्धियां ठीक हो जाती हैं। अब ऐसी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? पूंजी पर ब्याज का लेखा करना छूट जाना, पूंजी पर ब्याज दे देना जबकि साझेदारी संलेख में इसका कोई प्रावधान है ही नहीं, पूंजी पर निर्धारित दर के स्थान पर इसकी दर से ब्याज दे देना, जैसे कि मान लीजिए 5% ब्याज देना था, साझेदारी संलेख में 5% का प्रावधान था और खाते बनाते समय उसने 6% से ब्याज दे दिया, या 6% देना था और उसने 5% से दे दिया। आहरण पर ब्याज का लेखा करना रह जाना या गलत लेखा कर देना, साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन के संबंध में कोई गलती हो जाना, लाभ हानि का विभाजन गलत कर देना, जैसे लाभ हानि साझेदारों को 3:1 के अनुपात में देना थी और इन्होंने बराबर दे दी, या 2:1 के अनुपात में दे दी। उन त्रुटियों को सुधारना जो खातों के बंद करने के बाद प्रकट हुई हों। तो ये सारी जो गलतियां हैं, इनको ऐसा नहीं कि आप काट पीट कर सुधार देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर अकाउंट में किसी तरह की कोई काट पीट आप करते हैं तो खातों की सत्यता पर संदेह हो सकता है, वो प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं, उनमें संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो उसके लिए अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए एक प्रविष्टि की जाती है और जो भी मिस्टेक हुई है उसको सुधार लिया जाता है। तो ये था बंद खातों का समायोजन।